नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह जो ज़मीनी विवाद है वह एक प्रकार से कैंसर के रूप में कहिए कि पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देता है। पूरी पीढ़ी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि होता क्या है कि जो संपत्ति का बंटवारा हमारे पूर्वज नहीं करते हैं उसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। आपस में इतना ज़्यादा विवाद हो जाता है कि पूरा परिवार जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहता है और कोई समाधान नहीं मिलता है। बाद में पता चलता है कि जितनी संपत्ति की कीमत नहीं है उससे ज़्यादा तो हमारा कोर्ट कचहरी के चक्कर में पैसा खर्च हो गया है। आज इसी समस्या का मैं समाधान बताऊंगा कि वह कौन से तरीके हैं जिससे कि आपको अनावश्यक कोर्ट कचहरी का चक्कर न लगाना पड़े, न आपस में किसी भी प्रकार का संपत्ति का विवाद आप सभी के बीच में हो। देखिए, कहा जाता है कि जहाँ विवाद है वहाँ विकास नहीं होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके दादा परदादा थे, ठीक है, उन्होंने संपत्ति अर्जित की, अपने समय में उन्होंने संपत्ति खरीदा, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि आपके दादा थे तो उनसे मान लीजिए आपके पिताजी हुए, चाचा हुए, फिर उनके जो आपके दादा के भाई थे उनके भी बच्चे हुए, फिर उनके एक और भाई थे उनके भी बच्चे हुए। धीरे धीरे जनरेशन आगे बढ़ती गई, ठीक है। फिर उनके बीच में बंटवारा नहीं हुआ, न आपके बीच में पिताजी के बीच में हुआ, न आपके जो चाचा थे उनके बीच में हुआ, न जो दूसरे दादा थे उनके बच्चों का आपस में हुआ। किसी का भी बंटवारा नहीं हुआ। जो दादा परदादा के ज़माने से संपत्ति चली आ रही है उन्हीं के नाम से वो संपत्ति है, ठीक है। और जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वह कहता है कि जो 4 जनरेशन तक जो संपत्ति होती है वही परिवार के नाम से होती है। उसके बाद 4 जनरेशन के बाद क्या होगा कि अगर आप उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं, यानी कि फ्रेश तरीके से, नए तरीके से अगर संपत्ति का आपस में बंटवारा नहीं होता है और वो संपत्ति आपके पूर्वजों के नाम से ही अगर चढ़ी हुई है तो बाद में जाके क्या होगा, क्योंकि नियम कहता है 4 जनरेशन तक, फिर क्या होगा कि वो संपत्ति अगर सर्वे होगा तो वो सरकार के नाम से भी चढ़ जाएगी, क्योंकि आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा प्रॉपर तरीके से। आपने अपडेट नहीं कराया है, पुराना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात है, जो रसीद भी कट रहा है आपके दादा परदादा के नाम से कट रहा है, तो वो जीवित नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो यह सारी बातें हैं, आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो जीवित व्यक्ति है उसी के नाम से संपत्ति होगी। उसके बाद क्या होता है, वो संपत्ति दूसरे के नाम से ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि देखिए मालिकाना हक के लिए क्या होगा, मालिक को खोजा जाएगा, ज़मीन का जो मालिक है उसको खोजा जाएगा। अब ज़मीन के मालिक की जब मृत्यु हो गई है तो फिर किसके नाम से ज़मीन होगा, ज़मीन किसी के नाम से ट्रांसफ़र होगा, यानी कि उनके जो वंशज हैं उनके नाम से ट्रांसफ़र होगा। तो कागज़ पे तो इसको दर्शाना होगा ना, कोई लीगल डॉक्यूमेंट तो इसके लिए होगा। तो देखिए, एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, आपस में परिवार के सभी लोग एक जगह बैठ जाएं, ठीक है। अंचल कार्यालय से जो सरकारी अमीन होते हैं, जहाँ कहीं कहीं अंचल कहा जाता है, कहीं कहीं तहसील कहा जाता है, ठीक है, आप वहाँ पर जाएं, तहसील के कार्यालय में या जो अंचल कार्यालय है वहाँ जाएं, वहाँ एक आवेदन दें कि हमें आपसी बंटवारा करना है, जो हमारी पारिवारिक संपत्ति है, पुश्तैनी ज़मीन है, उसका हमें बंटवारा करना है। आप आवेदन देंगे, ठीक है। वहाँ से क्या होगा, सरकारी अमीन आएंगे स्पॉट पर, जो भी आपके दस्तावेज होंगे ज़मीन के उसको वो लोग देखेंगे, स्पॉट पर जाएंगे, वह एक नक्शा तैयार करेंगे, पूरे ज़मीन का एक नक्शा तैयार करेंगे। आपका आपसी सहमति से जो आपस में होगा समझौता कि मुझे यह हिस्सा लेना है, मुझे इधर की ज़मीन लेनी है, मुझे इधर के खेत की ज़मीन लेनी है, मुझे इधर मकान की ज़मीन लेनी है, ऐसे करके आपस में शेड्यूल बंटवारा बन जाएगा, ठीक है। एक जानकार कातिब, ठीक है, एक जानकार कातिब के पास वो सारे जो भी आपका शेड्यूल तैयार हुआ है वो उनके पास ले जाएं। उससे क्या होगा कि वो पूरा जो है एक डॉक्यूमेंट आपका दस्तावेज तैयार कर देंगे। या कोई जानकार वकील हैं, आप उनके पास जाइए, जो सिविल मैटर के जानकार हैं, उनसे आप पूरा ड्राफ्ट करवा लीजिए, ठीक है। कातिब हैं, कातिब लोग भी यह काम करते हैं। कातिब जो होते हैं वो आपको रजिस्ट्री ऑफिस में जो होते हैं वहाँ वो बैठते हैं, ठीक है, जिनको डीड राइटर भी कहा जाता है। कातिब हो गया उर्दू फारसी शब्द होता है, डीड राइटर इंग्लिश में कहा जाता है उनको, ठीक है। तो डीड राइटर जो होते हैं उनसे आप बढ़िया एक्सपर्ट होते हैं, उनसे आप पूरा डॉक्यूमेंट उसको करवा लीजिए और सभी भाइयों में आपस में बंटवारा हो जाएगा, ठीक है। और उस जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ उसको क्या कीजिए, अंचल कार्यालय में आप चले जाइए, अंचल कार्यालय में उसे जमा कर दीजिए, जो आपकी तहसील होती है, ठीक है।
वहाँ पर क्या होगा, फिर जो वहाँ के जो अमीन है, अमीन रिपोर्ट करेंगे, फिर हल्का कर्मचारी जो वहाँ के होते हैं या जो तहसीलदार होते हैं वह रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक शुद्धि पत्र, ठीक है। शुद्धि पत्र का मतलब ये हो गया कि सबके नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाएगी, ठीक है। आपके पिताजी के नाम से अलग हो जाएगा, ठीक है, आपके चाचा के नाम से अलग हो जाएगा, या मान लीजिए आप भाई हैं आपस में, ठीक है, तो आप भाइयों के नाम से अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो संपत्ति का विवाद है वह आपका बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए यह कोई किसी को सेल डीड तो हो नहीं रहा है, ठीक है ना, किसी को गिफ्ट तो हो नहीं रहा है, ये तो आपस में संपत्ति का जो है समझौता करके और उसका बंटवारा किया जा रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि इसको आप रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्टर्ड करवाएं, ये आपका अंचल कार्यालय से भी करवा सकते हैं। अब कहेंगे खर्च कितना लगता है, देखिए खर्च बहुत न्यूनतम है, कोई बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है इसमें। और अगर आप इसे रजिस्टर्ड भी करवाते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगता है, ठीक है। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप इसको करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आपसी समझौता हो गया। अगर कोई उसमें डिफेक्ट होगा रजिस्ट्री ऑफिस में तो वो खुद बता देंगे कि इसमें ये 10 और हमको चाहिए, ये स्टाम्प शुल्क लगेगा, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत कम खर्चे पर यह आपका सारा काम हो जाएगा। जब मान लीजिए कि अंचल कार्यालय से आपको जब शुद्धि पत्र निर्गत हो जाएगा और सबके नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाएगी, ठीक है, सबको अपना अलग अलग जमाबंदी नंबर मिल जाएगा, सबका अलग अलग दाखिल खारिज हो जाएगा, जिसे कहीं कहीं आप दाखिला खारिज भी कहते हैं, नामांतरण भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबके नाम से अलग अलग हो जाएगा। उससे क्या होगा कि अब आप अपनी ज़मीन पर जो मालिकाना हक की बात करते हैं वो आपके पास दस्तावेज रहेगा इस बात का, यह मैं बात बता रहा हूँ। नहीं तो कल को क्या होगा, वह गलती से अगर सर्वे हुआ, क्योंकि सर्वे पूरे भारत में होगा आने वाले समय में, ठीक है, क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, तो हर जितने भी ज़मीन हैं सबको डिजिटल तरीके से सरकार के रिकॉर्ड में रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी सरकारी ज़मीन है उस पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो ऐसा ना हो कि आपकी खुद की ज़मीन, आपकी पुश्तैनी ज़मीन भी सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ जाए, क्योंकि दस्तावेज मांगेंगे, दस्तावेज किसी के पास कुछ है ही नहीं, दादा परदादा के नाम से है। अब उसमें कह दिया जाएगा कि सर्वे हुआ था, उसने उस वक्त आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया या कुछ भी नहीं किया, आप कहेंगे कि हम तो इस ज़मीन पर हैं, तो फिर लड़ते रहिए कोर्ट कचहरी में, वहाँ प्रूफ करते रहिए। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपस में समझौता करके दस्तावेज बना लीजिए। शुद्धि पत्र निकल जाता है, उसका कागज़ लेके भी आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाइएगा और उसको डीड तैयार करवा के उसको रजिस्टर्ड करवा लीजिएगा। मान लीजिए परिवार में अगर बहनें हैं, ठीक है, तो उनसे आप क्या कीजिए, उनका शेयर उनको चाहिए, तो बहनें क्या करेंगी, आपके फेवर में क्या करेंगी, हक त्याग कर देंगी, ठीक है, अपना हक जो है आप भाइयों के फेवर में वह लिख देंगी, ठीक है। और उस दस्तावेज को आप क्या कीजिएगा, रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड करवा लीजिएगा। रजिस्टर्ड करवा लीजिए, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप रजिस्टर्ड करवा लीजिए। 2 बहनें हैं तो एक साथ करवा लीजिए, अलग अलग भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह तरीका मैं बता रहा हूँ सबसे बेस्ट तरीका है आपका। और भी कोई अन्य सवाल अगर आपका है आज के इस वीडियो लेक्चर को लेकर, या और भी कोई जानकारी आपको चाहिए, तो आप मुझसे सवाल जरूर पूछेंगे। नमस्कार।